हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के स्ट्रैटेजी के बारे में। यूजीसी नेट का पेपर, जैसा कि आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है और इनमें आपको हर सब्जेक्ट में आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको पेपर वन के करने होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक, हम ये वीडियो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के लिए बना रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट का एस्पायरेंट इस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकता है। स्पेसिफिकली हम ज़्यादा फोकस करेंगे लॉ के पेपर में, क्योंकि ये चैनल लॉ पे फोकस्ड है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है और मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था इन 2022 में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं पीएचडी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आपके पेपर वन की फैकल्टी हूँ। इस चैनल पे जो कोर्स चल रहा है उसके, हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है 17 फेब से, और आप इसके डेमो लेक्चर्स के लिए डीएम कर सकते हैं और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप डीएम करके इसके डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सब लोग अलग अलग पोजीशन पे हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे जो हैं पोजीशन ए से स्टार्ट कर रहे हो या आप सारे बी पोजीशन पे हो या सी पोजीशन पे हो। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेरा मतलब क्या है इन सब चीज़ों से। गोल आपका है यूजीसी नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक, लेकिन ये ए वाली पोजीशन पे कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने अभी अभी मास्टर्स में एनरोल किया है और वो नेट के बारे में सोच रहा है या अटेम्प्ट करना चाहता है। ठीक, आपने अभी कोर्स, अभी आपने सिलेबस देखा है, अभी आपने चीजें शुरू करी हैं पढ़ना अपने मास्टर्स का। पॉइंट बी पे कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है नॉलेज का। ठीक, पॉइंट स्मॉल बी में हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया है, 2 या 3 साल हो गए हैं। नाउ ही इज थिंकिंग ऑफ गिविंग यूजीसी नेट। पॉइंट सी पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया हो और वो जेआरएफ के लिए एम कर रहा हो। हमारे डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स की तरह हम डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं इस जर्नी में। ठीक, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो नहीं दिए हैं। कुछ लोग ऐसी जगह पे होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट के लिए तैयारी शुरू करी होगी, 6-7 महीने तैयारी करी होगी, उनका एक अटेम्प्ट ठीक ठाक गया होगा लेकिन उनकी तैयारी छूट गई। अब वो फिर से वापस से इस रेस में आना चाहते हैं और वापस क्वालिफाई करना चाहते हैं। आप किसी भी पोजीशन में हो, जो स्ट्रैटेजी प्लान होता है वो एक पर्सनलाइज्ड प्लान होता है। आप उसमें अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चीजें करते हैं। जो मैंने अपने लिए पर्सनलाइज प्लान बनाया होगा वो आपको काम नहीं आएगा, और आपने जो बनाया होगा वो किसी XYZ पर्सन को काम नहीं आएगा, क्योंकि हम अपना प्लान अपने हिसाब से बनाते हैं। और अगर आप किसी का प्लान फॉलो करते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करिए अपने हिसाब से। आज जो भी चीज़ें शेयर करूँगी उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं करेंगी। आपका काम ये है कि आप ये देखो कि आप कितना ज़्यादा इस वीडियो से यूज़ ले सकते हो, कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो, और आप इनसे क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या चीज़ें आप मिस कर रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी में। ठीक, आप अपने पोजीशन के बारे में जान चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है।
आप ये समझिए कि आपकी पोजीशन क्या है, आप ये सोचिए कि आपने कितनी पढ़ाई अभी तक करी है, कितनी पढ़ाई सीरियसली ये चीज़ें सोचनी है कि कितनी पढ़ाई आपके हिसाब से हो पाई है, कितनी चीज़ें आपको लगता है कि आपको नॉलेज है, क्या आपको लगता है कि आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ये आप एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा आकर आपके लिए नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बता सकती कि आप किस पोजीशन पे हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम है आप अपने आप को देखें और समझें कि क्या पोजीशन है आपकी इस तैयारी में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप समझ चुके हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, ये है स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? आप शुरुआत कैसे करेंगे? तैयारी करने की शुरुआत कैसे होगी? आप अपनी करंट पोजीशन जान गए हैं, ये जान गए हैं कि आप या तो बिगिनर हैं या एडवांस लेवल में हैं। ये वो लोग हैं जिनका शायद नेट हो चुका है, वो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक, कुछ ये इस तरीके के से आपको आपकी पोजीशन पता चल जाएगी। दूसरा स्टेप होता है सिलेबस जानने का। आप जिस जंग में कूदने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या-क्या एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या-क्या एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सिलेबस हमारा रोड मैप होता है। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपको पता है, वो आपका एग्ज़ाम है। रोड मैप का मतलब कि आप आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपको एक रास्ता पता है कि आप यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे करके जाने वाले हैं। ठीक, जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जेन्युइनली पढ़ना क्या है। ठीक? तो मैंने लिखा हुआ है गो थ्रू द सिलेबस टू हैव एन इन डेप्थ की बात ये हो रही है कि आप हर टॉपिक को पढ़ें, देखें कि क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, उसको थोड़ा गूगल सर्च करें और समझें कि इस टॉपिक में आपको क्या समझने की ज़रूरत है। इट इज़ एडवाइजेबल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास एक हार्ड कॉपी हो, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आपका सिलेबस हो, जिससे आप जब ज़रूरत लगे तो आप उसको उठाकर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि कोई भी अगर क्वेश्चन आया है या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कितना है। आप कितना टाइम इस प्रिपरेशन को डिवोट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे, कुछ कहीं काम कर रहे होंगे आप, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इस इन दोनों कैटेगरीज के बीच में भी कहीं आ सकते हैं। आपके पास कोई कोई पर्सनल कोई एंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं कि जिस रीजन से आप फुल टाइम नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं। जब आप जान गए कि आपके पास दिन में कितने घंटे हैं, मान लीजिए मुझे पता चला कि मेरे पास दिन में सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 hours आई कैन डिवोट टू दिस प्रिपरेशन। तब आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेपर में कैटेगराइजेशन 50 मार्क्स का पेपर वन का है, 100 मार्क्स का पेपर टू का है। इसका मतलब आपको 1/3 टाइम पेपर वन को देना है और 2/3 टाइम आपको पेपर टू को अपने देना है। सब्जेक्ट आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप ज़्यादा टाइम पेपर टू को दें। ठीक, पेपर वन अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं डेली, तो आपका सिलेबस 3 महीने में आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप के पेपर को कितना टाइम बचा है। अगर आपके पेपर को कम टाइम बचा है तो आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए, हम अपने जो अपने आप को जान गए हैं और इस पेपर को जान गए कि कैसे क्या होता है, हमारे गोल को यानी कि हमारे यूजीसी नेट के पेपर को भी जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप नेट करना चाहते हैं या जेआरएफ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंक्लाइंड नहीं होते हैं जेआरएफ की तरफ,
क्योंकि ये एक अम, बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं, आपके पास सेंटर से पैसा होता है, फेलोशिप मिलती है आपको, जिससे आपको कमिटेड होना पड़ेगा पीएचडी की तरफ। लेकिन नेट एक दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पढ़ा सकते हैं विदाउट पीएचडी। ओवर द टाइम आप पीएचडी करते रहते हैं, लेकिन आपकी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कितने घंटे रिपोर्ट करना है कहीं पे। जेआरएफ को लेकर सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपको बताऊं। लेकिन हर जगह, हर इंस्टीट्यूट, हर सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच टू स्कोर इन पेपर वन एंड पेपर टू इन योर सब्जेक्ट। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 2-3 साल के कट ऑफ देखें। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-3 साल के आप कट ऑफ देखें कि व्हाट इज द ट्रेंड आपके। अगर आप नेट करना चाहते हैं तो कितने तक कट ऑफ जा रहा है, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो कितने तक कट ऑफ जा रहा है। और आप फिर उस हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि आपको पेपर वन में कितना स्कोर करने की जरूरत है और पेपर टू में कितना स्कोर करने की जरूरत है। पेपर टू में आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपके डिफिकल्टी लेवल कितनी है, इस हिसाब से आप देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। आप किसी जेआरएफ से मिल सकते हैं या आप देख सकते हैं कि जेआरएफ का कट ऑफ कितना गया है। जैसे कि कट ऑफ गया 214, तो आपको ये पता चलता है कि जो एंट्री लेवल मार्क्स है वो 214 है। इसका मतलब कि अराउंड अगर आप 45 क्वेश्चंस पेपर वन के सही कर रहे हैं, यानी आपको 90 मार्क्स आ रहे हैं ये, और बाकी बचे पेपर टू के मार्क्स। 45 के अराउंड स्कोर करना, 40 to 45 के अराउंड स्कोर करना, करने से ही आपका जेआरएफ में चांसेस है। क्योंकि पेपर टू में तो आप अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन पेपर वन में भी आपको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। दिस इज एन एवरेज, लाइक आपको इतना तो एटलीस्ट स्कोर करना होता है। इसके बिलो भी होता है कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन आप ये समझिए कि ये भी ये एक हम रफ स्कोर लेके चलेंगे कि 40 to 45 हमारा टारगेट रहेगा। हमेशा टारगेट हाई सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई टारगेट सेट करोगे तो एटलीस्ट आप जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा वो भी इतना होगा कि आप एवरेज स्कोर कर लोगे। ठीक, मेरे हिसाब से ये टारगेट होना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपको कितना आता है, आप कैसे कैसा स्कोर कर रहे हो इस पेपर में, कट ऑफ के कितने कितने दूर हो। जब आपको पता रहेगा कि आप कट ऑफ से कितनी दूर है, तब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान बना पाएंगे। हाउ मच टू स्कोर यू नीड, हाउ मच स्कोर यू नीड इन ईच यूनिट। अब इसके लिए जानने के लिए आपको 1-2 साल के पुराने पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं तो आप उनको, उनके जो रिस्पॉन्स शीट है उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिए हैं तो 2-3 साल के पेपर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपना एवरेज स्कोर देख सकते हैं कि किस हिसाब से जा रहा है। आप अपना एवरेज स्कोर देखेंगे तो यूनिट वाइज भी पेपर्स को, यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। पेपर टू में भी कर सकते हैं। पेपर टू में थोड़ा स्ट्रिक्ट यूनिट वाइज चीजें नहीं होती कि इतने क्वेश्चन आते हैं इतने क्वेश्चन नहीं आते। उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। लेकिन पेपर वन का बहुत ही एडवाइज्ड है कि आप एटलीस्ट पेपर वन का ये एक रफ ओवरव्यू बना लें, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सी यूनिट में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और कौन सी यूनिट में नहीं। नाउ ये आपको पता चल गया। हाँ, तो अब आप अपनी यूनिट्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, पेपर वन में ये होता है कि आपको एक यूनिट से
रफली 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, जैसे डीआई से और आपके कॉम्प्रिहेंशन से। इनसे 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बाकी यूनिट से 4, 5 या 6 के अराउंड इन्हीं चीज तीनों नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके अगर 4 क्वेश्चंस आए हैं और आपके सिर्फ एक क्वेश्चन सही है, इसका मतलब कि आपकी वो वीकनेस है। अगर आपके 5 क्वेश्चन आए हैं और आपके 3 क्वेश्चन सही है, तो यानी कि वो आपका एवरेज यूनिट है। इसी तरह आप सारी यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और एवरेज। स्ट्रेंथ एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको कम टाइम डिवोट करके आप एक ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। वीकनेस ऐसी एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा मेहनत करें और बहुत अच्छा स्कोर करें, वीकनेस वाले को और अच्छा करें, और जिससे आप एक एवरेज स्कोर पे आ पाए। हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट एवरेज तो हर यूनिट में एक स्कोर करें। ठीक। ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं तो आपके सारे यूनिट वीकनेस वाले में आएंगे, पर इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट ही ये है कि हम जो यूनिट हमारी वीकनेस है उसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं पुराने कट ऑफ्स के। हम अगर जून 2023 के पेपर की बात करें तो इसमें नेट का ये लॉ का है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स में अपना इसी तरह एनालाइज कर सकते हैं। नेट का जो स्कोर है वो 184 है, जेआरएफ का 204 है। इसी तरह यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का 176 है, नीचे गया है स्कोर। ठीक। उसके बाद आपका जून 2024 का 188 और 216 है। दिसंबर 2024 का 194 एंड 218 है। कहने का मतलब है आप इस तरह से स्कोर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप 220 का एम लेकर चलते हैं तो आप सेफ हैं कि आपका जेआरएफ हो सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि ये कट ऑफ और आगे चली जाए, 224 चली जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप बाकी कैटेगरीज हैं तो अपने कैटेगरीज के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितना लीस्ट स्कोर करना है। ठीक है। इसके बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पेपर 1 में कितना स्कोर करना है, पेपर 2 में कितना स्कोर करना है। ठीक। जैसे कि अगर मैं 200 का टारगेट बनाती हूँ किसी पेपर के लिए, तो मुझे एटलीस्ट यहाँ से 80 स्कोर करना होगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे 80 स्कोर करना होगा और यहाँ पे अराउंड 120 स्कोर करना, पेपर 2। यानी कि मुझे इसमें 60 क्वेश्चन स्कोर करने होंगे और इसमें 40 क्वेश्चंस। ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम सिलेबस की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिलेबस इन डेप्थ में पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आता क्या है। सबसे पहले यूनिट यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड की। टीचिंग एंड एप्टीट्यूड की यूनिट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आता है। टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, factors affecting teaching related to teacher centered, learner centered, support material, instructional methodology, methods of teaching और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स, इवैल्यूएशन सिस्टम्स, ये सारी चीजें, ये सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है।
इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कुछ इतने टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है इसमें, इस यूनिट में। इसके बाद आप रिसर्च के यूनिट में आते हैं। ये भी यूनिट ऐसी ही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर आप एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको आसान लगने लगेंगे। रिसर्च में रिसर्च के टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सारे मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन इन आईसीटी, रिसर्च एथिक्स, ये सारे यूनिट्स हैं। इस समय हम अपने कोर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और इसके 2-3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। अगर आप कोर्स में अभी ज्वाइन होते हैं तो आपके जो लेटेस्ट क्लासेस चल रही हैं उनमें से 3 डेमो क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। उसके बाद आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनरोल होना है या नहीं होना है इस कोर्स में। और उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो पुराने हैं वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वाली यूनिट कैसी होती है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है। इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उसके बाद कम्युनिकेशन की यूनिट, ये भी अंडरस्टैंडिंग की यूनिट है पर रिलेटिवली ईजियर यूनिट है। मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस, हमारी 3-4 यूनिट प्रैक्टिस बेस्ड हैं, जैसे डीआई भी प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें आप जितने ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप अच्छे से कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट एक फन यूनिट है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मूव्स एंड फिगर, फैलेसीज के बारे में सीखते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज के बारे में, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी तरह टॉपिक्स हैं। इंडियन लॉजिक का टॉपिक बहुत ही वास्ट है। इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक। उसके बाद आईसीटी की यूनिट, जिसमें आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। आपके पेपर में हमेशा जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई क्वेश्चन आईसीटी की यूनिट से स्ट्रिक्टली आ जाए। कई बार इंटरमिंगल्ड टॉपिक आते हैं जो जो कि 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमारी ये 2 यूनिट हैं जो 9 और 10 यूनिट हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट यूनिट में आते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी करंट चीज़ें भी पूछते हैं, स्टैटिक चीज़ें भी पूछते हैं। मोर ऑफ लाइक करंट चीजें ज्यादा पूछते हैं इसमें। अब जैसे ये सब पोल्यूशन के बारे में है, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल के बारे में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। उसी तरह हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हायर एजुकेशन एंशियंट इंडिया के बारे में, कैसे इवोल्यूशन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, क्या क्या डिफरेंट लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, और वैल्यू एजुकेशन पॉलिसीज, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ये सारे यूनिट्स आपके जो ये कोर्स में चला रही हूँ इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ वेटेज बताया है। मैंने आपको बताया है कि अराउंड 4, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से। अराउंड सब में 10% है, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा कम है, मैथमेटिकल रीजनिंग में थोड़ा कम है। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन से पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं, डीआई से पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह का ये कैटेगराइजेशन है। ये एक मैंने 5 मंथ्स का प्लान बनाया है जिसमें मैंने पहला वीक टीचिंग को दिया है। उसके बाद दूसरा वीक भी आप टीचिंग कवर कर रहे हैं। आप हफ्ते में 6 दिन थ्योरी पढ़ते हैं और 1 दिन रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट डे आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से स्ट्रेस दूंगी कि पीवाईक्यू में प्रैक्टिस आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है। इस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं
वो अच्छे हैं पढ़ने में, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है मास्टर्स में, और वो 2-3 अटेम्प्ट से अपना क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं नेट। तो मैंने उससे पूछा उस स्टूडेंट से कि बेटा, कि ये जानने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बच्चे को। तो मैंने उससे बोला कि बेटा, आप कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छे से क्लासेस उसने अटेंड करी हैं, नोट्स हैं उसके बने हुए, और रिवाइज भी करती है वो टाइम से। मैंने उससे पूछा कि बेटा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने लगाए हैं? तो उसने कहा कि मैम, ऐसा कुछ तो सच ऐसे नहीं लगाया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो मिल गए वो देखे हैं। मेरे हिसाब से इस इस बच्चे के प्रिपरेशन में लैक यही आ रहा है कि वो पुराने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं उसने। आप जब पुराने क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज क्या होती है। जब आपको उन क्वेश्चन को समझने की लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप उस तरीके के दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मैं यहाँ पे ये भी स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट करते हैं। जैसे कि हर एग्जाम में एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इस एरिया से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, है ना? तो इसीलिए मेरा जो स्ट्रेस है वो हमेशा पुराने क्वेश्चंस पे रहता है। ठीक, यहाँ से थर्ड वीक से आप रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी करने लगेंगे। रफली आप 2-2 वीक जो है हर यूनिट को देंगे। थर्ड देखिए, आप फिर दूसरे महीने में आप लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे। थर्ड मंथ में आप डीआई और कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और कह सकती हूँ कि आप बाकी सारे 8 यूनिट्स को जो है आप वीकली, जैसे भी आप एक एक वीक करके, 2-2 वीक करके प्रिपेयर कर रहे हैं, पर डीआई और कॉम्प्रिहेंशन को आप हर दिन प्रैक्टिस कर पाए, मतलब 5 क्वेश्चंस अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद हायर एजुकेशन और आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन। नेक्स्ट, ये 1 मंथ का रिवीजन प्लान है। इसमें आप 3-3 दिन सारी चीजें, यूनिट्स को कवर करेंगे, और डीआई और कम्युनिकेशन देखिए साथ में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बीच बीच में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये पीपीटी मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक कर दूंगी। आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आखिरी में मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि हमारा नेट का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 कवर कर रहे हैं। पेपर 2 लॉ कवर हो रहा है। पेपर 1 मैं पढ़ा रही हूँ, और ये इंश्योर कर रही हूँ कि सारे यूनिट्स का इस अपकमिंग एग्जाम से पहले कवर कर लें। आप इसके डेमो लेक्चर्स के लिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, और कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर दीजिए जो नंबर दिया हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि 1500 पेपर 1 के लिए और 1500 पेपर 2 के लिए हैं। आप अगर चाहें तो सिर्फ एक पेपर के लिए अवेल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों पेपर के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, और मैं इस तरीके के वीडियोस लाती रहूंगी पेपर 1 के लिए भी इस चैनल पे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।